हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय, एपिसोड नंबर 29। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। काशी अपनी कॉलेज के जाने के लिए रेडी हो गई थी। नीचे आई और खाने की मेज़ की तरफ जाकर कुर्सी को खींचकर बैठते हुए बोली, माँ जल्दी नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये कहते हुए वो बैठ गई। युग भी नीचे आ गया। उसने काशी को देखकर कहा, दीदी आप आज कॉलेज अकेली चली जाओ, मुझे शिवांगी के साथ जाना है, कुछ काम है तो आप बोल देना कि मैं कल आऊँगा। ये सुनते ही काशी ने उसे कोनी मारते हुए कहा, ओह क्या बात है, लगता है बात आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। काशी की बात पर युग बोला, आपने फिर से शुरू कर दिया, ये दिमाग मेरे साथ तो यूज मत करा करो, मैं शिवांगी के साथ किसी काम से जा रहा हूँ। ये बोल खाने लगा। तभी चंदो नाश्ता ले आई और शिवांगी भी रेडी होकर आ गई थी। उसे रेडी हुआ देखकर चंदो ने कहा, शिवांगी आप कहीं जा रही हैं क्या? उसके ये पूछने पर शिवांगी ने उसे चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ आंटी जी, वो मैं आज मुझे मेरे कॉलेज जाना था, आज मुझे मेरे असाइनमेंट सबमिट करना था। काशी ये सुनकर हंसने लगी तो चंदो ने उसे कहा, तू क्या बावली जैसी हंस रही है, ये छोरी तो मन कभी कभी पागल ही लगती है। नाश्ता कर और जा पढ़ाने। ये बोल उसे पोहे वाले प्लेट थमा दी। काशी ने प्लेट लेते हुए कहा, अरे माँ आप नहीं समझने वाली इस हंसी को, पर मेरा भाई जरूर समझ रहा होगा। उसके ये कहने पर युग ने इस बार उसे कोनी मारी और धीरे से कहा, आप जरा खामोश रह सकती हैं प्लीज़ दीदी, ऐसा मत किया करें ना, नहीं तो ये बोल वो खाने लगी। युग शिवांगी को देखते हुए बोला, शिवांगी आपने सबके लिए है ना, आपने सब कुछ ले लिया है ना? हाँ सब ले लिया है। शिवांगी ने ये कहते हुए चाय का कप उठा लिया। तीनों अपना नाश्ता किए और चले गए। चंदो ने सबको जाने के बाद किसी को कॉल किया। उधर से एक लड़के की आवाज़ थी, हाँ चंदो दीदी, लखा महल आ जाओ, आज तुम्हारी ज़रूरत फिर से आई है, पर एक बात का ध्यान रहे, इस काम में जान का खतरा उतना ही है जितना पहले था, तो सोच के आना। चंदो के ये बोलने पर लाखा ने कहा, दीदी हम तब नहीं डरे थे और आज भी हम नहीं डरने वाले, आप चिंता मत करो, मैं आज शाम तक आ जाता हूँ। वैसे भी आप अपनी राजकुमारी से भी तो मिलना है मुझे। उसके कहने पर चंदो ने उसे कहा, सुनो जितने आदमी हैं सबको ले आना, हमें उन सब की ज़रूरत है। उनके कहने पर लाखा ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखने के बाद चंदो ने खुद से कहा, मान ली तूने मेरे साहब को कुछ भी किया तो सच में तू सोच भी नहीं सकती वो हश्र करूँगी तेरा। तूने मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश करी है ना, देख मैं क्या करती हूँ। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। इधर रायपुर मालिनी ने शादी की डेट फाइनल कर रही थी। पंडित जी आए हुए थे। मालिनी ने पंडित जी से पूछा, कौन सा मुहूर्त अच्छा है पंडित जी? पंडित जी ने कुंडली देखते हुए कहा, मालिनी जी अमर बाबू की कुंडली में दोष है और आप 15 दिन से पहले उनकी शादी नहीं कर सकती, इसीलिए आपको कुछ भी करके 15 दिन रुकना ही होगा, नहीं तो इनकी जान पर खतरा आ जाएगा। मालिनी ने यह सुना तो वो पंडित जी से बोली, कोई और रास्ता नहीं है जिससे ये शादी जल्दी हो जाए? पंडित जी ने कुंडली देखते हुए उसे कहा, नहीं मुझे तो और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। वो खामोश खड़े कुमार से ने बोला। वहीं खामोश खड़े कुमार ने कहा, तो मतलब 15 दिन हमें रुकना होगा। पंडित जी ने उसे देखते हुए कहा, जी कुमार साहब, और अगले महीने की 1 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसी में उसकी शादी हो सकती है। मालिनी ने सुनते ही मालिनी ये सुनी ही मालिनी ने कहा, तो ये डेट रख लीजिए, तो यही डेट रख लीजिए, ठीक है अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ये बोल के उठ गए और चले गए। उसके जाने के बाद सुजीत जी ने कहा, बेटा ये खुशखबरी उन्हें भी बता दो। इस पर मालिनी ने कहा, हाँ पापा बिल्कुल। ये बोल उसने कुमार की तरफ देखा और उसे कुमार एक नौकर को शगुन के साथ काशी के महल भेजो, वो तारीख बताएगा उन्हें। ये कहकर वो हंसने लगी। शाम का वक्त था। कॉलेज में काशी को कॉलेज से निकलते हुए शाम हो गई थी। वो अपनी कार की तरफ जा ही रही थी कि तभी ज्योति भागते हुए आई और उसे बोली, काशी सुनो ना, रुको तो जरा, हमारी बात तो सुनो। ज्योति की आवाज़ लगने पर काशी रुक के पीछे मुड़कर देखी तो ज्योति भागते हुए उसके पास आ रही थी। काशी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ ज्योति? ज्योति उसके पास आते हुए बोली, वो आज तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगी? मेरी स्कूटर खराब हो गई थी तो मैं लाई नहीं, प्लीज़। काशी ने गाड़ी में बैठते हुए उसे कहा, ऑफ कोर्स यार, इसमें भी कोई प्लीज़ वाली बात है, थैंक यू। ये कहते हुए ज्योति उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। काशी गाड़ी लेकर उसके साथ वहाँ से निकल गई। रास्ते में जाते वक्त काशी ने ज्योति से पूछा, काशी एक बात पूछो? काशी ने कार चलाते हुए उसे कहा, हाँ पूछो। ज्योति ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आज युग जी नहीं आए क्यों, वो ठीक तो है ना? काशी ने उसी तरफ एक बार देखा और फिर उसे बोली, वो ठीक ही है, अब एक्चुअली आज शिवांगी को उसके कॉलेज जाना था असाइनमेंट देने के लिए, तो उसके साथ गया है। शिवांगी का नाम सुनकर उसने उससे पूछा, ये शिवांगी कौन है? शिवांगी उसका प्यार है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसके बिना रह भी नहीं सकता, बहुत चाहता है उसे। इसीलिए ज्योति आप कभी उसे लेकर गलत ख्याल अपने दिल में मत लाना, ये आपके लिए और उसके लिए अच्छा होगा। और सॉरी अगर मेरी बात से तुम्हें हर्ट किया हुआ हो तो, पर ये तुम्हारे बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में खुशी जो अक्सर किसी से प्यार करने पर होती है, इसीलिए कह रही हूँ ये वक्त है खुद को संभाल लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम्हारा स्टॉप आ गया। ये कहते हुए काशी ने कार रोकी तो ज्योति चुपचाप गाड़ी से निकल कर चली गई। काशी ने उसे कुछ देर देखा और गाड़ी स्टार्ट करने को हुई तो कुछ लोग उसकी गाड़ी खोल अंदर बैठ गए। जल्दी से और काशी कुछ बोल पाती एक ने उसकी गर्दन पर जोर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। इसे संभाल के गाड़ी में पीछे बैठाओ। ये कहते हुए एक आदमी ने उसे उठा के बाहर निकाला और एक लड़के को दे दिया। उसने काशी को पीछे बिठाया और खुद भी बैठ गया। वो लोग काशी को लेकर वहाँ से निकल गए। इसीलिए
इधर जैसलमेर में काशी के महल में चंदो बैठी लाखा का इंतजार कर रही थी और तभी मालिनी का नौकर आया। चंदो ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, किसे ले आए हो? नौकर ने सुगुन की थाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मालिनी काशी जी के लिए भेजी है। उन्हें यह भी कहा है कि शादी की तारीख अगले महीने की 1 तारीख को निकली है। चंदो ने सुनते ही उसे कहा, इसे यहाँ रख दो और जाओ। उसके कहने पर नौकर ने थाल टेबल पर रख दिया और चला गया। उसके जाते ही लाखा की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर चंदो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लाखा जब अंदर आया तो उसने चंदो के पैरों को छुआ तो चंदो ने उसे देखते हुए कहा, कैसा है लाखा? लाखा उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ दीदी। तेरे चेहरे पर ये निशान कैसे? ये कहते हुए उसके निशान को छू के देखा। लाखा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप तो जानती हैं, आपके जाने के बाद मालिनी ने गांव में मौतों का तांडव शुरू कर दिया था। आप लोगों ना मिलने पर उसने सबको मार दिया। हीरा भी उसी में मारा गया। मुझे भी उन्हें मरने की कोशिश की, उसमें से ये निशान मुझे मिला, पर मैं खुद को किसी तरह वहाँ से बचा के निकला और आज तक अपना नाम छुपा के रखा है। पर जब सुना कि आप लोग जिंदा हैं और राजकुमारी के साथ वापस आए हैं तो हम रह नहीं पाए और उसी दिन मंदिर में आपसे मिलने गया, पर वहाँ मिल ना सका। पर आपने आज ऐसे बुलाया, कोई तो बात होगी ही। क्या बात है चंदो दीदी? उसके ये पूछने पर चंदो ने उसे कहा, क्या नहीं, चलो अंदर कमरे में चलकर फिर बताती हूँ। ये बोल वो उसे कमरे में ले आई। लाखा अंदर आकर उसे बोला, हाँ दीदी बताओ क्या बात है। उसके पूछने पर चंदो ने उसे सारी बात बताने लगी। लाखा ने सब सुनकर उसे कहा, मतलब राणा जी उनकी गिरफ्त में है और उन लोगों ने राजकुमारी के सामने शर्त रखी है कि वो शादी करे उसे अमर से। ये मालनी तो थी ही जन्मों की चुड़ैल, पर अब ये सोचना है कि कैसे उसे मात दें। आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, आप अब ठीक करूँगा। वैसे हमारी राजकुमारी और हमारा बेटा नहीं दिख रहा है कहाँ दोनों? चंदो उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो दोनों काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे, तब तक आओ तुम हमारे साथ बैठो। ये बोल उसके साथ हॉल में आ गई। दूसरी तरफ युग शिवांगी को लेकर वापस आ रहा था। दोनों खामोश गाड़ी में बैठे थे। शिवांगी चुपचाप खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। युग कभी उसे देखता और कभी सामने की तरफ देखता। शिवांगी की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। वो चाहता था कि वो कुछ तो बोले और शिवांगी थी कि कुछ बोलती ही नहीं थी। तभी एक गाड़ी अचानक से उसकी कार के सामने आ गई, जिससे युग का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी का जाकर पेड़ में टकराई। शिवांगी और युग को कुछ नहीं हुआ था, पर गाड़ी के बोनेट में धुआं आने लगा था। युग ने शिवांगी को देखते हुए पूछा, आप ठीक है ना? शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। युग ने उसे बाहर निकालने को कहा तो वो उतरकर गाड़ी से बाहर खड़ी हो गई। युग बाहर निकला और गाड़ी देखने लगा। गाड़ी देखते हुए युग ने कहा, अब शायद इसी के लिए किसी मैकेनिक को की जरूरत होगी। ये कहते हुए उसने महल कॉल किया। कॉल एक नौकर ने उठाया तो युग ने उसे कार भेजने को कहा और फ़ोन रख दिया। शिवांगी गाड़ी से पीछे लगी खड़ी थी। युग भी उसी के कुछ दूरी पर वैसे ही खड़ा हो गया। शिवांगी दूसरी तरफ देख रही थी। युग ने सामने देखते हुए उसे पूछा, आपने अभी तक उस बात का जवाब नहीं दिया जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। शिवांगी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, युग जी, क्या आप एक ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना पसंद करेंगे जिसे किसी के गंदे हाथों ने छुआ हो, जबकि उसे कोई नहीं अपने घर में नहीं लाना चाहता? उसकी बात सुनकर युग ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच लिया। शिवांगी नजरें झुकाए उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखे खड़ी थी। तभी युग ने उसे कहा, नजरें उठा के हमारी तरफ देखिए। उसके ये बोलने पर भी जब शिवांगी ने नजरें ऊपर नहीं किया तो युग ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसे बोला, हमारी कसम देखिए हमें। उसके ये कहने पर शिवांगी ने भरी नजरों से उसे देखा। युग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताओ क्या जवाब दिखता है आपको हमारी आंखों में? क्या मैं आपको सब की तरह देखता हूँ? शिवांगी, मुझे नहीं पता आपको रंजीत क्यों ले गया या उसने कैसे इरादे से आपको छुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपको छूने का दीदी ने उसे क्या सज़ा दी थी, और ये दिल से या जहन से निकाल दे कि किसी के छूने पर आप नापाक हो चुकी हैं। आप मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और एक सच ये भी है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरी ज़िंदगी करूँगा और ऐसे ही करूँगा। अब आगे चाहती हो मुझ पे प्यार करती हो मुझे बाहों में ले लो। लेकिन ये बोलते ही शिवांगी ने रोते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और उसे गले से लग गई। युग ने भी उसे अपनी बाहों में ऐसे ही कैद कर लिया। कुछ बहुत वक्त लगा दिया आपने ये कहने में, इसीलिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। शिवांगी भी उसे लिपटे रोए जा रही थी। दोनों को ही आज सुकून था। और इधर जैसलमेर में कुछ दूरी काशी बेहोश गाड़ी में लेटी हुई थी और रोहन सिंगार मुँह में डाले खड़ा था। जय की तरफ देख रहा था। जय ने उसे कहा, सर कुचुंदर में अभय खुद इसे बचाने आएगा। अगर नहीं आया तो वैसे भी हम इसे मार देंगे, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रोहन ने मुंह से सिंगार निकालते हुए कहा, गुड जॉब, बहुत खूब। आखिर अब तो अभय प्रताप को इसे बचाने आना होगा, नहीं तो उसकी बेटी जिसे वो इतने दिन से बचा रहा था उसे मारना होगा। ये कहते हुए वो इंतजार करने लगा। उसके इंतजार करते हुए काफ़ी वक्त हो गया। उसने जय को देखते हुए कहा, चलो जय ख़त्म करो इसे और चलो यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया और जय गाड़ी के पेट्रोल टंकी की तरफ लाइटर जला के फेंकने ही वाला था कि तभी रोहन की गाड़ी के आगे की तीसरी गाड़ी बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुई। रोहन वहीं रेत पर लेट गया। तभी उसने आग की लपटों के बीच में से देखा कि कुछ गाड़ियां आ रही थी। वो सारी गाड़ियां आकर रोहन के घेर कर खड़ी हो गई। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, शेर से मिलने का शौक था तो कुछ कुत्ते भेज देते, यूँ उसके ललकार की खुद की मौत को सामने खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? यह कहते हुए एक आदमी उसके सामने मुँह पर नकाब लगाए गाड़ी से बाहर आया। तो ये रुतबा हमारे अभय सिंह का ही हो सकता है। क्या लगता है दोस्तों, ये रुतबा किसका है? अगर आप जान गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया
रोहन ने अभय से मिलने के लिए काशी को किडनैप कर लिया था और उसे लेकर जैसलमेर से कुछ दूर एक रेगिस्तानी मैदान में खड़ा था। अभय का इंतजार कर रहा था, पर जब अभय नहीं आया तो उसे जय को कहा, मार डालो काशी को और चलो। ये कहकर वो जाने लगा तो उसे 10 कदम पर खड़ी तीसरी गाड़ी ब्लास्ट हुई और रोहन के साथ उसके आदमी रेड पर गिर गए। रोहन ने देखा आग की लपटों के बीच में कुछ गाड़ियां आ रही हैं। वो उठ के खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। वो सारी गाड़ियां आकर रोहन के घेर ली और रोहन खड़ा होकर उन सबको देख रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, शेर से मिलने का शौक था तो कुछ कुत्ते भेज देते, यूं उसे ललकार के खुद की मौत को सामने खड़ा कर लिया। क्या जरूरत थी तुम्हें? यह कहते हुए एक आदमी मुंह को काले कपड़े से छुपाए गाड़ी से बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। अभय ने उसके सामने खड़े हुए उसे देखकर कहा, अभय प्रताप सिंह, कमाल है, आखिर तुम आ ही गए। वैसे सुन के अच्छा लगा, ये जान के और देख कर कि तुम सही सलामत हो और जिंदा हो। अभय ने अपने चेहरे को से काले कपड़े को हटा दिया और उसके सामने उतनी ही गुरूर और ताव के साथ रौबदार तरीके से खड़ा था। अभय ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे मार सके इस धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ और मैं काल से परे हूँ। मेरा काल बनने की कोशिश क्यों की, पर कोई मुझे मार ना सका। और अब देखो, जिसके पिता को मेरी काशी ने बेरहमी से मारा था, उसके किए की सज़ा खुद उसने औरत को होकर आकार अकेले दी थी। उसका बेटा मेरी बेटी के सामने खड़ा होकर आना हुआ, कमाल की बात है। उसका बेटा मेरी बेटी के सामने खड़ा होके आया, कमाल की बात है। जैसे सुना था वैसा ही आपको पाया, गुड। पर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे बारे में जान नहीं पाए, क्योंकि मैं आपके पिता की तरह नहीं हूं। और ये सोचना भी मत कि मैं अपने पिता की तरह कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता तो अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को मार सकता हूँ। देखना चाहते हो तो देखो उधर। यह कहते हुए उसने काशी की गाड़ी को तरफ इशारा किया। जय गन लेकर काशी पर ताने खड़ा हुआ था। ये देखकर अभय ने रोहन को देखकर बस एक खतरनाक वाली स्माइल दी, जिसे देखकर रोहन ने उसे कहा, क्या हुआ प्रताप सिंह, बेटी की मौत के कोप ने पागल तो नहीं कर दिया जो तुम ऐसे हंस रहे हो? मेरी बेटी मेरी कोप नहीं है काशी, वो आग है जो तुम जैसे कईयों को जला सकती है। वो अपनी माँ की तरह निडर और अपने पिता की तरह बहादुर है, तभी तो तुम लोगों ने उसे बेहोश किया है, वरना अगर उसे लड़ने का दम होता तो उसे ऐसे नहीं लाते। और एक बात, क्या बोला था अभी तुमने कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? पर क्या नहीं जानता कि ये कि तुम्हारी एक बहन है जो इस वक्त कैलिफोर्निया में पड़ रही है, जो तुम्हारी जान है, जिसे तुम बहुत प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारी कंपनी लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में है। तुम हर एक घंटे में सिगार पीते हुए, वो भी ब्रांडेड, फिर वो चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। तुम्हें रेड वाइन पसंद है, शराब तुम बहुत रेयर केस में पीते हो। तुम्हें हर सेंट्रल नाइट किसी लड़की के साथ रात बितानी पसंद है। इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है या फिर और कुछ जानना है? अभय की बातों पर रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। रोहन ने उसे हैरान भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? अभय ने उसे देखते हुए कहा, कमाल की बात है, तुम अपने बाप के सामने खड़े होने आए हो और बिना उसे ठीक से जाने मिलने आ गए। बेटा, अभी तुम जिस जगह खड़े हो वो मेरा साम्राज्य है और मेरे साम्राज्य में नया परिंदा आए और हम उसके बारे में ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तो तुम आए हो, अभी धीरे धीरे जान जाओगे कि अभय प्रताप सिंह क्या चीज़ है। तुम अभी सिर्फ सोचो कि अभय प्रताप सिंह को कैसे मात दे सकते हो, उसके बाद आना। ये बोल वो काशी की तरफ बढ़ गया। रोहन ने उसे पीछे से जाते हुए देखकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को मैं अपने हाथों से तुम्हारे सामने मारूंगा और तब तुमसे पूछूंगा कि क्यों नहीं बचा लिया अपनी बेटी को। आज से ये दुश्मनी बहुत बढ़ गई है और मैं इसे पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। अब आएगा मजा जब मैं तुम्हारी बेटी को मार के तुमसे बदला लूंगा। फिलहाल तो आज खुशी मना लो अपनी बेटी से मिलने की। चलता हूँ मैं। ये बोल वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अभय काशी के पास गया और उसे देखने लगा। काशी बेहोशी सी अपनी गाड़ी में थी। अभय ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और अपनी बाहों में ले लिया कर अपनी गाड़ी के पास आया और सामने खड़े एक आदमी को बोला, कुशल, आप इसकी गाड़ी लेकर पीछे आइए, हम इन्हीं के साथ लेकर चलते हैं। ये बोल उसे काशी की गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठा दिया। उसके बाल को ठीक किया और उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखा। आज इतने सालों बाद अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो भावुक हो गया था। उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे पहनाते हुए ठीक से बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक बार बेहोश बैठी काशी को देखा और फिर गाड़ी चला दी। कुछ देर में वो लोग महल के पास पहुंचने वाले थे, पर अभय ने तभी कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोक दी। कुशल भी काशी की गाड़ी से निकलकर उसके पास आया और अभय से बोला, क्या करना है, हुकुम साहब। अभय ने काशी को देखते हुए कहा, इन्हें इनकी गाड़ी में बिठाओ और एक आदमी को इनके साथ महल भेजो और उनसे बोलो वहाँ जाकर ये कहे कि मैडम बेहोश हो गई थी, इसे मैं इन्हें ले आया और कहना। इतना कहकर वो वहाँ से चला आए। उसने जो किया उसे वही किया, उसने जो कहा उसने वही कहा। कुशल ने काशी को बहुत ध्यान से उठाया और ले जाकर उसे गाड़ी में बिठा दिया और एक आदमी को सब समझा कि उसे काशी के साथ महल भेज दिया। वो आदमी काशी को लेकर वहाँ से महल के लिए निकल गया। अभय वहीं गाड़ी में बैठा काशी की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। कुशल ने उसे कहा, आप क्यों नहीं उनके सामने आ जाते, क्यों नहीं अपनी बेटी से मिल के उसे गले लगा लेते हुकुम साहब। उन्हें भी तो आखिर अपने पिता से मिलने की हक है ना। उसके इस सवाल पर अभय ने कहा, अभी वक्त नहीं आया है कुशल, पर अब लगता वो वाकई भी बहुत जल्द आएगा जब मैं अपनी बेटी के सामने आऊँगा, पर इससे पहले उसे खुद ही लड़ना होगा। वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे हमलों से डर जाए। वो काशी का विश्वास और अपने पिता की हिम्मत लेकर पैदा हुई है।
उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राणा ने उसे वो परवरिश दी है जिसे उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, पर अपनी माँ की तरह थोड़ी डेडी है और पागल भी। पर सच बोली तो उनकी ही परछाई है। पर सच ये भी है कि अपने बाप की तरह टफ भी है, जहाँ जाती है हिला देती है। ये बोल के वो उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। हाँ ये तो है, देखता हूँ मैं, चाहे कितने भी दुश्मन उनके सामने खड़े हो, पर वो डगमगाती नहीं है और ना ही डरती है, बल्कि नॉर्मली बिहेव करती है जैसे दुश्मन ना हो, कोई टुच्चा सा आदमी हो। ये कहते हुए वो हंस दिया। फिर उसे एक सवाल पूछा, हुकुम साहब एक बात पूछें, उस दिन अगर अमर का राज्याभिषेक हो जाता तो क्या करते आप? उसके सवाल पर अभय ने कहा, तुम्हें लगता है हमारी टफन कुछ होने देती? अरे अपने पिता पर गई है, जो चीज़ इसकी होती है उसे वो लेकर रहती है। अब वो उसकी थी, उससे उसे जान नहीं देती। उसने पूरा पासा पलट कर रख दिया, मालिनी को जेल में डाल दिया, अमर के तो किडनैप करवा लिया। उसके ये कहने पर कुशल ने उसे कहा, पर सर जी जो मुसीबत अभी आई है उसे कैसे आप हैंडल करने वाले हैं? मालिनी ने राणा को किडनैप करके काशी के सामने जो शर्त रखी है उसका क्या करें? डोंट वरी, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर पाएगी, और मैं हूं ना अभी। राणा को तो सही सलामत लाना ही होगा। कुशल देखो जरा पता करो कहाँ रखा उसने मालिनी ने। उसके भी अब मिलने का वक्त आ रहा है। ये बोल कि सब के सामने आने का वक्त आ रहा है। ये कहते हुए अभय कुछ सोचने लगा। तभी उसे देखा कि जिस आदमी को उन्होंने काशी के साथ भेजा था वो वापस आ रहा था। वो लोग उनके पास आया और अभय से बोला, हुकुम साहब राजकुमारी को सही सलामत उनके महल छोड़ आए। चंदो जी ने और एक आदमी ने उसे संभाल लिया था। अभय ने आदमी के बारे में सुना तो उनसे बोला, आदमी कौन था? वो आदमी जाना पहचाना था क्या? नहीं साहब, हमने पहली बार देखा उसे वहाँ, पर चंदो को वो दीदी दीदी बोल रहा था। उसके ये कहने पर अभय सोचने लगा। अभय ने सबको बैठने का कहा और खुद आकर बैक सीट पर आकर बैठ गया। सारी गाड़ियाँ वापस चल गई। उधर महल में चंदो और लाखा काशी को अंदर लेकर आए और उसे सोफे पर लिटा दिया। चंदो ने नौकर से पानी मंगवाया। नौकर जल्दी गया और पानी लेकर आया। लाखा पानी लेकर काशी के मुंह पर छींटे डाला। छींटे पड़ते ही काशी हल्की सी हिली और आंखों को हल्के से खोलते हुए सबको देखा, पर अभी भी उसका सर हल्का सा भारी था। गर्दन पर दर्द था तो वो पाना गर्दन पकड़ के उठने लगी। चंदो से बोली, माँ ये मैं यहाँ कैसे? चंदो ने उसे ठीक से बैठाते हुए कहा, आप बेहोश हो गई थी और आपको एक आदमी छोड़ के यहाँ गया। आप बेहोश कैसे हुई थी? काशी ने गर्दन को सहलाते हुए कहा, पता नहीं माँ, मैंने ज्योति को स्टैंड पर छोड़ा और फिर जैसे कार चलाने वाली थी वैसे ही 2-4 आदमी अंदर आए और गाड़ी में बैठ गए। एक ने मेरी गर्दन पर मारा, साला इतना तेज मारा कि अभी तक दर्द हो रहा है। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। तभी लाखा उसे पूछा, पर बेटा वो थे कौन, आपको पता है? काशी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, उसकी छोड़, आप अपने बारे में जरा बताओ, हो कौन आप? 1 मिनट। ये बोल वो चंदो की तरफ देखकर बोली, माँ आपका लवर है? मतलब आप बाबा को इतनी जल्दी भूल गई? अरे कैसे हैं आप? उसकी इस बकवास पर चंदो ने उसे सर पर मारते हुए कहा, जे पागल वाला दिमाग किसी और के ऊपर जला कर, और जे थारा मामा है वे के बावली छोरी है, बिना सोचे समझे बोल देती है। ये सुनते ही काशी ने कहा, माँ और कोई रिश्तेदार बचा है कि नहीं? मतलब मैं इसीलिए पूछ रही थी कि एक एक करके आने से अच्छा है एक बार में ही आ जाएं। वैसे आपने तो कहा था कि पापा के अलावा और हमारे अलावा कोई नहीं था, तो ये मामा जी कहाँ से आ गए? उसके ये कहने पर लाखा ने उसे कहा, बस ये समझ लो बेटा कि भगवान की दया से हम मालिनी के कहर से बच गए, वरना शायद चंदो दीदी का कहने वाला बस आप लोग होते। और वैसे आपको जान कर ये खुशी होगी कि आपकी माँ हम लोग अपने छोटे भाई की तरह ही मानती थी और बहुत प्यार करती थी, तो फिर हम भी आपको अपना मामा मानते हैं। अगर मेरी दोनों माएँ आपको इतना मानती हैं, माँ आप प्लीज़ मेरी गर्दन ठीक करो, पहले ये बहुत दर्द कर रही है। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए उठ खड़ी हुई। चंदो ने उसे ऊपर चलने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर काशी एक नौकर आने के साथ अपने कमरे में चली गई। लाखा ने उसे जाने के बाद कहा, दीदी मैं भी तो चाहता हूँ, कुछ काम है आपको तो कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। ये कहकर लाखा भी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस में बैठा कुणाल को फ़ोन का इंतजार कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठा के देखा तो कुणाल का फ़ोन था। उसने जल्दी से उठा के कहा, हाँ कुणाल क्या पता चला? काशी अमर से शादी करने के लिए क्यों मान गई, पता चला? उधर से कुणाल ने कहा, हाँ सर, मालिनी और उसके बेटे ने मिल के राणा जी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही रुद्र ने हैरान होकर कहा, क्या मालिनी ने राणा जी को किडनैप कर लिया है? तो दोस्तों क्या होगा आगे कहानी में ये